2 दिसंबर को मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिलती है। मुंबई पुलिस जब सूटकेस को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सूटकेस के अंदर कोई सामान नहीं, लाश पड़ा हुआ था। मुंबई पुलिस जांच करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लाश किसका है, तो पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि उस लाश में सर था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था, बॉडी पड़ा हुआ था। लेकिन मुंबई पुलिस उस बॉडी के सहायता से ही कातिल तक पहुंचती है। पहुंचने का जो सफर होता है, ये जानकर आप मुंबई पुलिस को सैल्यूट कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना मुंबई का है। सूटकेस में जो लाश पड़ा हुआ था, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस पसीने छोड़ने लगी, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल कौन है और सूटकेस में जो लाश है वो किस इंसान का है। लेकिन उसमें एक स्वेटर मिलता है। बॉडी तो कई टुकड़े में डिवाइड कर दिए गए थे, लेकिन उसी सूटकेस के अंदर एक लाल कलर का स्वेटर मिलता है। वो किसी ब्रांडेड कंपनी का होता है, मुंबई के किसी शोरूम से खरीदा गया था। पुलिस पहुंच जाती है उस शोरूम में और पूछती है कि देखिए, इस स्वेटर का खरीदार कौन है, बिलिंग किसके नाम पे हुआ है। जब बिलिंग काउंटर पे जाके पुलिस निकलवाती है बिल, तो बेनेट रिबेलो नाम के आदमी के नाम से वो बिल हुआ था। अब पूरी इतनी मुंबई के आबादी में मुंबई पुलिस बेनेट रिबेलो को कैसे ढूंढे, कैसे उसके घर तक पहुंचे, कैसे पता लगाए कि बेनेट रिबेलो कौन है। मुंबई पुलिस फेसबुक पे सर्च करने लगती है, तभी एक अकाउंट मिलता है बेनेट रिबेलो के नाम से। मुंबई पुलिस उस अकाउंट को खंगालने लगती है तो पता चलता है कि बेनेट रिबेलो म्यूजिशियन हैं, वो गिटार बजाते हैं। बेनेट रिबेलो उसी लाल कलर के स्वेटर में एक स्टाइलिश पोज में फोटो क्लिक करवाए थे और वो अपने फेसबुक अकाउंट पे डाले थे। पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि यही लाल स्वेटर ये इंसान पहना हुआ है, इसका मतलब इसी इंसान का बॉडी सूटकेस में पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस फेसबुक अकाउंट को खंगालती है तो बेनेट रिबेलो का मोबाइल नंबर भी होता है। बेनेट रिबेलो के पास जब फोन लगता है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। म्यूजिशियन थे तो उनका एक कार्ड भी बना हुआ था और मुंबई पुलिस उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जो कार्ड में मेंशन हुआ था। लेकिन जब मुंबई पुलिस वहां पहुंचती है तो कोई नहीं होता है, दरवाजे पे ताला लटका हुआ होता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है मुंबई पुलिस तो लोग कहते हैं कि बेनेट रिबेलो लगभग 10-15 दिनों से वो अपने फ्लैट पे दिख नहीं रहे हैं और ना ही उनकी बेटी दिख रही है। मुंबई पुलिस को अब पता चल गया कि हत्या बेनेट रिबेलो का ही हुआ है। मुंबई पुलिस बेनेट रिबेलो का बेटी का नंबर कहीं से लेती है और उस मोबाइल को ट्रेस करने लगती है, लोकेशन ट्रेस करने लगती है कि वो लड़की कहाँ है। तो पता चलता है कि वो लड़की किसी अपने फ्रेंड के रूम पे है। पुलिस वहां पहुंचती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस पूछताछ करने लगती है तो वो लड़की बिना डरे हुए अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की हूँ। पुलिस वजह पूछती है, जो वजह वो लड़की बताती है वो वजह सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस लड़की का नाम आराध्या उर्फ रिया था। रिया बोलती है कि मेरे पिता की 2 शादी हुई है, दोनों माँ छोड़कर उन्हें चली गई। वो मेरे साथ फ्लैट पे रहते थे और ड्रिंक करके आते थे, मेरे बदन को नोचते थे, मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। मैं तंग आ चुकी थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं जब भी उससे मिलने जाती थी तो ये आपत्ति जताते थे, वो उसे गाली देते थे और बोलते थे कि ये सही लड़का नहीं है, तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने में क्या आपत्ति है। यहाँ सोचने की बात यह है कि बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं थी आराध्या उर्फ रिया। अब रिया गलत एलिगेशन अपने पिता के ऊपर लगाई या सही, इसका तो पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से वो अपने पिता की निर्मम हत्या की थी, ये जानने के बाद लोगों को अपने भी किसी भी रिश्तेदार या किसी भी रिश्ते से भरोसे को उड़ा देगा। एक रात्रि की बात है कि रिया अपने बॉयफ्रेंड को अपने फ्लैट पे बुलाती है और उसे अपने फ्लैट के अंदर ही
छुपा देती है। जब पिता खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो पिता का गला दबाकर दोनों यानी कि रिया और रिया के 16 वर्ष का बॉयफ्रेंड गला दबाकर रिया के पिता को मौत की नींद सुला देता है। जब उसकी पिता की मौत हो जाती है 3 दिन 4 दिन तक लाश उसी फ्लैट में पड़ा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और थोड़ा सा भी डर भय की कोई गुंजाइश नहीं होता है। रिया का बॉयफ्रेंड रिया से बोलता है, तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है, मेरा एक दोस्त है, वो सारा व्यवस्था कर देगा कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाना है। रिया तैयार हो जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। उस लड़के का नाम होता है अली उमर। अली उमर कहता है कि तुम दोनों मार्केट जाओ और एक चॉपर खरीद कर लाओ। चॉपर खरीदते हैं, 4 चाकू खरीदते हैं ये दोनों और 30 नवंबर को वो अली भी इनके फ्लैट पे आता है और गैस पे चाकू गरम करके उनके लाश को काटने लगता है। उस रात्रि को ये तीनों मिलकर रिबेलो को लाश को कई टुकड़े करते हैं, सूटकेस में पैक करते हैं और उसके चेहरे पे तेजाब छिड़कते हैं, चाकू मारते हैं। चेहरा पहचान में नहीं आता है तो उसे किसी और बैग में पैक करके समुद्र किनारे ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन एक सूटकेस में इनकी पूरी बॉडी को पैक करते हैं और मीठी नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। पुलिस गश्ती कर रही थी तो वहीं से एक सूटकेस बरामद करती है और इस पूरी हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। पुलिस इन तीनों को हिरासत में ले लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। अब आप ही बताइएगा, क्या ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है या नहीं, और इस पूरी वारदात में दोषी कौन है? क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों नाबालिग थे, क्योंकि रिया के एज 18-19 साल था और बॉयफ्रेंड का एज महज 16 साल था और उसका जो दोस्त था वो भी नाबालिग था। पुलिस तीनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और आप ही बताइएगा इस पूरी हत्याकांड में दोषी कौन है और इन दोषियों को क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।